Okay, hello everybody. I hope you can see the screen, right? And you can hear me. Good morning. Okay, कुछ होमवर्क था? एक्सरसाइज 2 1 to 10. ठीक है, ठीक है. डन, सबने कर लिया? Exercise 2 1 to 10 was the homework. Then everybody done? Just कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं सीधे? ओके, डाउट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लेट अस सी दिस. The oxidation number of Fe and S in iron pyrites. देखो आयरन पाइराइड का एक फॉर्मूला होता है. Everybody, do you know what is iron pyrite? किसी को पता है what is the formula for iron pyrite? कोई बताएगा? चलो कोई बात नहीं. देखो आयरन पाइराइट जो होता है इट इज FeS2. ठीक है. आयरन पाइराइट जो होता है वो होता है FeS2. तो FeS2 में दो तरीके से तुम सोच सकते हो. एक तो ये कि Fe2 प्लस हो और SS माइनस है, या फिर Fe4 प्लस हो और S2 माइनस के दो आयंस है. नॉर्मली ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ऊपर वाला. आयरन प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है. तो देखो इसका बेस्ट आंसर तो बी ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट. ए दिया है, गलत है वो. नेक्स्ट बताइए. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन है which of the following compounds have sulfur atom in maximum oxidation state? देखो सल्फर एटम पूछ रहा है कि किस केस में मैक्सिमम है, तो सब में है राइट. एवरीबॉडी सब में तो मैक्सिमम में ही है ना. H2SO4 में 6 है. ठीक है. H2SO5 में भी 6 है और H2S2O8 में भी 6 है. तो सब में मैक्सिमम पे ही है ना. 6 कैसे? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो श्रेयस. ये तुम्हारा H2SO4 है. H2SO5 में पेरोक्सी बॉन्ड होगा. कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन सेट जो है वो ज्यादा है ना. ठीक है. कैलकुलेशन से थोड़ी 6 आएगा. दिस इज H2O8. H2S2O8. अब बताओ क्या आएगा. सिक्स आएगा राइट. ठीक है. क्लियर एवरीबॉडी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर, आयुष और आर यू आस्किंग क्वेश्चन नंबर 2? आयुष एंड सिद्धेश क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हो क्या? ओके, राइट डाउन देन. रिटर्न, रिटर्न आप स्क्रॉल करो नीचे. ठीक है. क्वेश्चन 2 क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCO, ये अब जरा खुद सोचो, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है? इसको तो, ये तो न्यूट्रल होता है ना, दिस इज न्यूट्रल. तो मान लो, और इसका होता है +1, तो ये मान लो x है, तो 1 + x + 4 × 0 इज 0, राइट? सो x क्या आएगा? -1 आएगा ना. Everybody, is that clear? Everybody please respond in the chat box. Is that clear? ओके, आगे बढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. When the hydrocarbon CN, देखिए एक हाइड्रोकार्बन है A, CnH2n-2, इसको रिड्यूस किया जा रहा है CnH2n+2 में, B में. The increase in percentage values of hydrogen from A to B is 4.91. तो what is the value of N? ओके, जैसे यहाँ पे CnH2n-2 है, ठीक है, तो परसेंटेज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? परसेंटेज वैल्यू ऑफ नंबर होगा शायद. देखो ये नंबर, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2n-2 है, इंटू 1 कर लो, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 12n + 2n-2, ठीक है, इंटू 100, और यहाँ आएगा 2n+2 अपॉन 12n + 2n+2, ये आएगा ना, इंटू 100. तो ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है 4.91. तो इसका माइनस करो और n के लिए सॉल्व करो. 2n-2 आएगा, ये 14 - 2 आएगा, ये 2n+2 आएगा, और ये 14n+2 आएगा, इस तरह से. तो ये n-1 अपॉन 7n-1 इंटू 100, और ये n+1 अपॉन 7n+1 इंटू 100, ठीक है. मास निकाला है ना, परसेंटेज मास. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इनका डिफरेंस दे रखा है ना आपको, 7n+1 अपॉन 7n+1 इंटू 100 माइनस, देखो ये वॉल्यूमेट्री का क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो सीधा सा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है. इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है आंसर. सॉल्व फॉर n. दूसरा तरीका क्या है पता है? सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, उसको हीट एंड ट्रायल कर लो. एक बार 5 पे करके देखो, 4 पे करके देखो, कौन सा सब्स्टिट्यूट करता है, कौन सा सेटिस्फाई करता है, वो तरीका एक है. दूसरा तरीका है हीट एंड ट्रायल करके देख सकते हो, सारे वैल्यूज 4, 5, 6, 7, देखो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी एक तरीका है. ओवरऑल मॉलिक्यूल का मास क्या आ जाएगा इसका? और कार्बन का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो टोटल मास क्या आएगा? मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो ऐड किया ना हमने.
दूसरा तरीका ये है, हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हो। हाँ, हिट एंड ट्रायल करके वैसे जल्दी आ जाएगा तुम्हारा आंसर। हिट एंड ट्रायल कर लो, फास्ट आएगा। डन एवरीवन? आंसर आया? एवरीडी आगे बढ़ सकते हैं? आयुष डन? अभी भी 1 मिनट बोल रहे हो? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 10। एवरी 10 किसी का डाउट है क्या? ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड नाउ। देखो, अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स कुछ कुछ बचे हुए हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं कवर। ठीक है, जैसे टेस्ट डाउट्स, एक्चुअली आई डोंट हैव द टेस्ट पेपर विथ मी राइट नाउ। ठीक है आदित्य, आई डोंट हैव टेस्ट पेपर विथ मी, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस which have wrong answers। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन भी लगता है, इसको देखो क्या है रीजन। H2O2, ठीक है, H2O2 एक्चुअली में लिक्विड होता है, गैस लिखना गलत होगा। जस्ट H2O2 लिक्विड जो है, इसको ओपन में छोड़ दोगे ना, ठीक है, तो ये अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर के बनाता है H2O प्लस गैस। ठीक है ना? H2O2 तुमने देखा होगा कई बार, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, मतलब लेट से छिल गया, या फिर कोई सरफेस पे स्क्रैच आ गया तुम्हारे स्किन पे, तो वहां पे जब यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, तो H2O2 से साफ करते हैं। इनफैक्ट कभी किसी ने के कान साफ करवाया है H2O2 डाल के? कान में किसी ने H2O2 डाल के साफ करवाया है? कान वगैरह गंदा है तो वहां भी यूज करते हैं। ठीक, माइल्ड इस तरह से एंटीसेप्टिक की तरह काम होता है। तो H2O2 क्या है इस तरह? एलिफेंट्स टूथपेस्ट में रिएक्शन यूज करते हैं। एलिफेंट्स टूथपेस्ट? हाथी कब से मंजन करने लगे? एक्सपेरिमेंट है, आई डोंट नो। एलिफेंट्स टूथपेस्ट। फाइन, सो लेट अस कम डाउन टू दिस रिएक्शन। तो बेसिकली होता यही है। ओके ठीक है, लेट अस कम डाउन टू दिस रिएक्शन। H2O2 जो है, इट डिकम्पोजेज एंड प्रोड्यूसेस H2O plus O2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। ठीक है ना? तो अब जैसे यहाँ पर O2 का गैस तो ज्यादा होगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ O2 गैस देखना होगा। यहाँ पे एक O2 तो गैस है, और यहाँ H2O2 रिएक्टेंट है। यहाँ पे जो H2O2 है दैट इज रिएक्टेंट, है ना? कोई दिक्कत है इसमें? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या डिफाइन करते हैं?
वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिफाइन कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं V. So it is volume of O2 produced. It is the volume of O2 produced upon volume of H2O2 taken. ये समझ में आ रहा है? Volume of O2 produced upon volume of H2O2 taken. जैसे देखो, if 1 liter of H2O2 produces 10 liter of let's say oxygen gas, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? 10/1 10 होगा. ये समझ में आ रहा है? ये समझना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को V लिखते हैं, तो 10V का मतलब है कि 1 लीटर 10 लीटर प्रोड्यूस करेगा O2, ठीक है. 5V का मतलब है 1 लीटर 5 लीटर प्रोड्यूस करेगा. बट वॉल्यूम स्ट्रेंथ V जो है, इज इट वॉल्यूम और जस्ट अ नंबर एवरीबॉडी? ये बताओ एवरीबॉडी. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज अ रेशियो, अ नंबर, तो इसका कोई यूनिट होगा क्या? V लिखते हैं बट इसका यूनिट लीटर है, ये वॉल्यूम नहीं है. बच्चों को लगता है कि वॉल्यूम है, बट एक्चुअली में वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है, इट इज अ रेशियो, इट इज अ नंबर. इज दैट क्लियर? Okay, then please write down. Written everyone? Can I scroll down? Okay. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. अब देखो, बस ये जो बात है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ में, पहले देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो V सबसे पहली चीज क्या है? इट इज अ रेशियो. ये रेशियो होता है. ओके, शिंदे से लिखोगे प्लीज. राइट डाउन. डन. ओके, तो पहले देखो, इट इज अ रेशियो, ठीक है. इट इज अ नंबर. एक रेशियो होती है, एक नंबर होता है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें. एक रेशियो, एक नंबर है. इट इज नॉट वॉल्यूम. ये वॉल्यूम नहीं है. एंड इट्स यूनिट इज नॉट लीटर. इसका यूनिट जो है वो लीटर नहीं होता है. Everybody, is that clear or not? Please respond in the chat box. Is that clear? Okay. तो ये यूनिट नहीं होती क्योंकि ये तो रेशियो है ना. रेशियो का क्या यूनिट दोगे बताओ? रेशियो का कोई यूनिट होता है एवरीबॉडी? जैसे ये ऐसे याद है तुम्हें वेपर डेंसिटी, उसमें जो वी लिखते थे या वीडी लिखते थे, उसका कोई यूनिट बताएंगे हम? नहीं बताएंगे ना, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता. ठीक है. अब हम देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा. देखो, ये वाली रिएक्शन वापस आ जाते हैं, लिख लेते हैं हम इसको. 2H2O2
डिकम्पोजेस टू गिव H2O लिक्विड प्लस इस तरह से O2 गैस, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है, इसका मोलर, इसका 68 ग्राम, तुम देख लो 2 मोल जो H2O2 होंगे उसका मास कितना आता है, 68 ग्राम आता है ना। चेक करो एवरीबॉडी, 2 मोल H2O2 का मास क्या आ रहा है, 68 आ रहा है। तो 68 ग्राम, 68 ग्राम जो H2O2 है ये 22.4 लीटर O2 प्रोड्यूस करता है। तो 1 लीटर जो O2 है वो कितने ग्राम से आएगा, तो ये आएगा 68 अपॉन 22.4, ठीक है ना, ग्राम H2O2 से। ये कोई दिक्कत है, समझ में आ रही बात। 1 लीटर जो है O2 वो आएगा 68 बाई 22.4 ग्राम से। तो अब एक होता है, याद है, स्ट्रेंथ। नॉर्मली हम स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते थे, ग्राम पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आ रहा है। तो ये 68, तो अब ये देखो क्या है, 1 लीटर के लिए आया 68 बाई 22.4, दिस इज फॉर 1 लीटर। तो अब V लीटर के लिए डिफाइन करेंगे, जब हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए डिफाइन करेंगे V लीटर O2, तो V लीटर O2 हमें प्रोड्यूस करना है, तो हमें क्या मिलेगा 68 बाई 22.4 इंटू V। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो एक रिलेशन बनता है, स्ट्रेंथ in gram per liter is 68 by 22.4 into volume strength। ये चीज क्लियर हुई। ये एक फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। स्ट्रेंथ डिफाइंड इन ग्राम पर लीटर इज 68 by 22.4 into वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये एक रिलेशन बन गई। डन। तो देखो ये हमारे पास एक रिलेशन है, स्ट्रेंथ, हमारे पास रिलेशन आ गई, स्ट्रेंथ जो है ये आएगी 68 V अपॉन 22.4। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 68 V अपॉन 22.4। अब देखो मोलैरिटी इंटू मोलर मास क्या होता है, एवरीबॉडी, मोलैरिटी इंटू मोलर मास, ये स्ट्रेंथ है वॉल्यूम H2O2 सैंपल की। मोलैरिटी इंटू मोलर मास होता है ना स्ट्रेंथ, तो मोलर मास हम 34 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, ये आएगा 68 V अपॉन इंटू 34। तो ये आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। Read everyone। एवरीबॉडी रिटर्न, ओके। अच्छा, इसका नॉर्मैलिटी कैसे निकालेंगे, एवरीबॉडी नॉर्मैलिटी कैसे निकालेंगे बताओ। नॉर्मैलिटी, देखो नॉर्मैलिटी जब हमें निकालनी है तो होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो H2O2 जो है कैसे डिसोसिएट होगा, 2H प्लस और O2 2 माइनस, ये समझ में आ रहा है। तो एन फैक्टर 2 हो गया ना, कैटायनिक एंड आयनिक चार्जेस 2 है। तुम वैसे भी देखते हो तो ये H2O प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये -1 से 0 में जा रहा है। ऐसे देखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए ऐसा बेस्ट यही है कि तुम इसका देख लो कि +2 और -2 चार्जेस हैं इसके पास। तो एन फैक्टर 2 है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑक्सीजन की ना, नहीं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो सैंपल का है ना। ओवरऑल वॉल्यूम हम ऑक्सीजन के हिसाब से डिफाइन कर देते हैं, बट वो तो पूरा सैंपल का है। तो अब ये क्या आ जाएगा,
v अपॉन 11.2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा v अपॉन 5.6। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहता है, तीन फॉर्मूले आ गए अपने पास। सबसे पहले कंफ्यूजन रहता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ वॉल्यूम नहीं होता है। सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 टेकन। ये तो पहली चीज हो गई कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक रेशियो होता है, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? स्क्रॉल करो ऊपर, और ऊपर स्क्रॉल करो। डन, ओके। सी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो ये पहली चीज होगी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये रेशियो है। दूसरा स्ट्रेंथ क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेंथ 68 V अपॉन 22.4, मोलैरिटी V अपॉन 11.2 और नॉर्मेलिटी आ गया V अपॉन 5.6। एवरीबॉडी डन और नॉट? इसमें किसी को डाउट है? तो आगे बढ़ जाएं। ओके, तो सी आगे यदि हम बढ़े तो अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इंटेक्स क्वेश्चन 10 मिला इंटेक्स्ट एक्सरसाइज का। एवरीबॉडी इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 10 ट्राई करो। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 10। 5.16 पेज। आंसर आ गया एवरीबॉडी सबका? वेरी गुड। देखो यहाँ पर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का लेवलिंग दिया है 11.2 V, तो अब स्ट्रेंथ क्या आएगा, 68 अपॉन 22.4 इंटू 11.2 यानी 34, राइट? यानी 34 ग्राम है 1 लीटर में, है ना? तो 3.4 ग्राम होगा 100 ml में। ठीक है, तो परसेंटेज निकालोगे कैसे, दिस अपॉन दिस इंटू 100, यही ना? तो 3.4% आएगा। कोई दिक्कत है? लास्ट वाले पेज में जाना चाहते हो सिद्धेश? ओके, राइट डाउन। डन सिद्धेश? ओके, ठीक। रिटर्न, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, आई बिलीव इजी है ना? ओके, एक काम करो, पेज नंबर 5.23, 5.23 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 करो।
एवरेज 39 हो गया, क्या है आंसर? बी, सबका आ गया आंसर? एवरेज सबका आंसर आया? ओके, देखो आसान क्वेश्चन है। तुम्हारे पास 60 ml है, 11.2 V, H2O2, तो 60 ml है, नॉर्मेलिटी निकाल लो। नॉर्मेलिटी आएगा क्या, V अपन 5.6, तो ये आ जाएगा 2। तो मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे इसके, H2O2 के? तो ये आ जाएगा आपका 60 इंटू 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 120 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली, तो अब तुम्हारे पास 1 मोल, तो अब देखो 120 के लिए, जस्ट मिनट, 120 के लिए KMnO4 जो यूज होगा, ये 0.1 इंटू V इन ml कर लिया, V1 कर लिया KMnO4 के लिए। दूसरे केस में 120 इज इक्वल टू 0.1, इसमें इन फैक्टर 5 है, इंटू V2 कर लिया K2Cr2O7। 60 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि नॉर्मेलिटी 2 है ना इसके केस में। ठीक है, तो अब V1 देखो कितना आ रहा है, V2 कितना आ रहा है, चेक कर लो। V1 कितना आ रहा है, 240 आ रहा है, और V2 कितना आ रहा है, 120 अपॉन 1.2। तो किसके केस में ज्यादा हो रहा है बताओ? सॉरी, 120 अपॉन 0.6, तो ये आ जाएगा 200 ml। तो ऑब्वियसली V1 ज्यादा है ना, ये लिखना है किसी को? ओके, राइट डन देन। रिटर्न एवरीवन। ओके, ठीक है, कैन आई स्क्रॉल डाउन? ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। तुम्हें लगता है ये टॉपिक डिफिकल्ट है एवरीबॉडी? ये तुम खुद ही कर सकते हो, अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। ये किसी ने पढ़ा है बुकलेट क्या? हैव यू गॉन थ्रू द बुकलेट? देखो इसमें सीधा सा मोल कंसेप्ट यूज करते हैं, इसमें कोई ऐसा खतरनाक कंसेप्ट है ही नहीं। देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इट इज CaOCl2, जिसमें होता है Ca2 प्लस Cl माइनस और OCl माइनस। दिस इज द सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, इसमें जब भी तुम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करोगे, या फिर कुछ भी एसिड के साथ ट्रीट करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, H2SO4 ट्रीट कर लो, या फिर HCl ट्रीट कर लो, CO2 ट्रीट कर लो जो कि H2CO3 है, कुछ भी ट्रीट करो तुम्हें क्या मिलेगा? जैसे इसके केस में H2SO4 के केस में मिलेगा तुम्हें कैल्शियम सल्फेट प्लस CO, H2O प्लस Cl2। तो बेसिकली कोई भी एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो Cl2 बन जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अपॉन ट्रीटमेंट विथ एसिड्स, अपॉन ट्रीटमेंट विथ एसिड,
Cl2 gas is produced. राइट डाउन, इसको लिख लीजिए पहले तो। हमें इसमें करना यही है कि जो गिवन ब्लीचिंग पाउडर का सैंपल है उसमें परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन निकालना है। ये तुम खुद भी कर सकते हो। रिटन एवरीवन? वाटर पे डालने में भी Cl2 रिलीज होता है, बट ऑब्वियसली एसिड से केस में ज्यादा फास्ट होता है रिलीज। तो हम एसिड क्या ही पढ़ते हैं। क्या होता है एग्जैक्ट रिएक्शन तो आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे क्लास 12 में। एवरीबॉडी डन? ओके, अब देखो मेथड ऑफ डिटरमिनेशन। मेथड क्या है इसका डिटरमिनेशन का? अब देखो क्या है, CaOCl2 ये सैंपल है तुम्हारा। दिस इज लेट्स से सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये अपना सैंपल है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। अब इसमें एसिटिक एसिड डालोगे, जो है तुम्हारी बुक वाली मेथड ही बता रहा हूँ। कुछ भी एसिड तुम डाल सकते हो, वैसे एसिटिक एसिड जरूरी नहीं है। जैसे हमने देखा पिछले केसेस में बहुत सारे एसिड्स हम यूज कर सकते थे, राइट? तो यहाँ Cl2 बनता है। अब वो Cl2 कितना बनेगा ये पता कैसे करेंगे? एवरीबॉडी बताओ। वो Cl2 बनेगा कितना कैसे पता चलेगा? कुछ टाइट्रेशन वगैरह करना होगा ना। ये समझ में आ रहा है? टाइट्रेशन ही करना होगा। तो अब देखो Cl2 को Ki के साथ रिएक्ट करवाओगे तो I2 बन जाता है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। फिर I2 का क्या है, हम आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना? आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन करना आसान होता है, तो आयोडीमेट्रिक कर सकते हैं आप। तो Na2S4O6 कर दिया प्लस 2NaI। अब तुम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन बता सकते हो कैसे? एंड पॉइंट तुमको समझ में आ रहा है ना? स्टार्च वाला कलर, स्टार्च पेपर का कलर यूज करते हैं यहाँ पर। स्टार्च होता है इंडिकेटर। स्टार्च जो कलर देता है किसके साथ? आयोडीन के साथ, बट आयोडाइड के साथ नहीं देता। याद है ये? ठीक है, पहले राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए। Everybody done? Everybody done or not? ओके, तो अब देखो यहाँ पे यदि इसके मोल्स A0 हैं और इसके मोल्स B0 हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं A0 इंटू 2 इज इक्वल टू B0 इंटू 1। तो A0 आएगा B0 बाई 2। ये समझ में आ रहा है? ये तो आसान है ना। n फैक्टर इसका देखो क्या है, 2 है, और इसका n फैक्टर 1 है। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? यहाँ हम लिख सकते हैं A0 इज इक्वल टू B0 बाई 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना ये? तो अब देखो जितने मोल्स A0 के हैं, तो A0 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl2। तो मैं एक मोल Cl2 से एक मोल I2 बन रहा है ना, तो जितने मोल Cl2 के उतने ही I2 के भी होंगे ना। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए।
जो कि है B0/2, है ना। तो अब देखो मान लो मोलैरिटी है, मोलैरिटी ऑफ हाइपो, मोलैरिटी ऑफ Na2S2O3 यदि हम m बोल दें, और वॉल्यूम ऑफ H2S2O3 Na2S2O3 यदि हम V बोल दें, यदि ml में, ठीक है, तो मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस क्या आएगा, मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस क्या आएगा बताओ, 1/2 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 10⁻³ इंटू 35.5 इंटू 2, क्योंकि Cl2 है। ये समझ में आया कैसे लिख दिया हमने? अरे ये समझ में आ रहा है? तो मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस्ड जो है तुम्हारा आ जाएगा m मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 35.5 इंटू 10⁻³ क्या सिंपल स्मॉल कंसेप्ट के कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हो? मोल कंसेप्ट के कैलकुलेशंस तो हैं। ओके फर्स्ट राइट इट डाउन, आई एक्सप्लेन, डोंट वरी, कर लेते हैं ना, ठीक है। फिर लेट मास ऑफ एक सेकंड जो है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर सपोज तुम्हारा मास है x ग्राम, तो परसेंटेज हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, ये आएगा तुम्हारा mv इंटू 35.5 इंटू 10⁻³ बाई x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका m इंटू वी अपॉन 3.55 बाई x। ओके अब देखो ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आ गया पहले ये बताओ? n फैक्टर सीधे सभी तक निकाल नहीं पा रहे हो तुम, वेरी गुड। अच्छा ये देखो बेसिकली कर क्या रहे हैं समझ में आ रहा है, व्हाट इज द मेथड? ये कुछ नया हमने तो किया नहीं है, इसमें हमने n फैक्टर यूज किया है वॉल्यूमेट्री के जैसा। अब जो कैलकुलेशंस में तुम्हें कंफ्यूजन है, इसका मतलब तुम्हें मोल कांसेप्ट का इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है अभी भी। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं फिर से समझा देता हूँ। CaOCl2 को कोई भी एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो ये Cl2 प्रोड्यूस करता है। CaOCl2 को कोई भी एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो Cl2 प्रोड्यूस करता है। हमें करना क्या है, वो Cl2 कितना मोल है वो हमें निकालना है, हमें इसका मास पता कर लेना है, हमें इसका मास ऑफ Cl2 निकालना है। ये क्या है, इसका मास सपोज अपने को x मिल गया, तो परसेंटेज, तो अवेलेबल परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या है, ये आ जाएगा तुम्हारा मास ऑफ Cl2 जो भी है, मास Cl2 अपॉन x इंटू 100। ये बात तो क्लियर हो रही है ना, हमें करना तो यही है ना एवरीबॉडी, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन निकालना है, तो हमें मास ऑफ Cl2 बाई x इंटू 100 निकालना है, यही तरीका है। तो अभी हमें मान लो इस सैंपल का मास x ग्राम दे रखा है, ठीक है, ये सैंपल का मास हमें x ग्राम दे रखा है, ठीक है, तो हमें यदि ये मास ऑफ Cl2 निकल गया तो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन निकल जाएगा। यहाँ तक सबने लिख लिया है क्या? लिखते चलो साथ ही साथ, है ना, एवरीडे ये लिख लिया सबने? ओके तो ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, हमारे पास तरीका क्या है। देखो तरीका यही है कि Cl2 का कुछ टाइट्रेशन करवा ले हम लोग, Cl2 जो है उसका टाइट्रेशन करवा ले। तो Cl2 से आसान होता है आयोडीन का टाइट्रेशन करवाना, राइट, आयोडीन का टाइट्रेशन तो आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने कर दिया आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। इज दैट क्लियर? आयोडीन में कन्वर्ट करके तुरंत आयोडीन बनाया तो आयोडोमेट्रिक हो जाएगा, तो हमने कर दिया आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अब देखो क्या है, जितने मोल Cl2 के हैं उतने ही मोल I2 के हैं ना एवरीबॉडी, जितने मोल Cl2 के हैं उतने ही मोल I2 के हैं। और यहाँ पर देखो क्या है, I2 का n फैक्टर, सिद्धेश तुम n फैक्टर निकाल पा रहे हो अभी? n फैक्टर देखो ना, 0 से -1 जा रहा है, तो चेंज 2 का है ना, क्योंकि एटम्स 2 हैं और चेंज 1 का है, तो ओवरऑल n फैक्टर 2 हुआ। तो A0 इंटू 2 इज B0 इंटू 1, तो A0 B0/2 आया। तो मोल जो तुम्हारे पास C है वो B0/2 आ गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? और B0 एक्चुअली मोल्स किसके हैं, इसके।
अरे एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब तो तुम्हारा आंसर यहीं पे आ गया है भाई, तुम्हारा आंसर तो यहीं पे आ गया है। तुम जब टाइट्रेशन करते हो तो तुम जो वॉल्यूम देखते हो वो किसका देखते हो? जो ऊपर से ऐड करते हो उसको देखते हो, राइट? तो यहाँ Na2S2O3 का मोलैरिटी एंड वॉल्यूम तुम देख रहे हो। तो यदि मोलैरिटी Na2S2 का m है, वॉल्यूम v लिख दिया हमने, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? एवरीबॉडी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ही निकालेंगे ना। तो अब देखो ये इसका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो गया, इनटू 10 की पावर 3। ये इसका, ये तुम्हारा B नॉट है, ठीक है? और ये 35.5 इंटू 2, क्योंकि ये क्लोरीन का मोलर मास होता है, ठीक है? तो ये आ गया मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस। ये बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे मास क्या आएगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास आएगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या था? 1/2 m इंटू v, और मिली था इसलिए 10 की पावर -3। मोलर मास सपोज तुम्हारा 71 है, तो यही तो हमने किया है। एवरीबॉडी कोई दिक्कत है किसमें? लिखना है जल्दी लिखो। रिटन एवरीवन? ओके, एम वी का नहीं समझे? सिद्धेश मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। ये कौन सी बहुत बड़ी चीज है? मोल कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशंस में यार एकदम बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, और आपको उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। सिद्धेश इज दैट क्लियर? एमवी कहां से आया? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, तो वहां से आया। और किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी, और किसी को कोई डाउट है? 10⁻³ क्यों किया? क्योंकि ये मिली लीटर में लिखा है ना वॉल्यूम, तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? अरे 1 ml कितना लीटर होता है? 10 की पावर -3 होता है ना। एवरीबॉडी, 1 ml कितना लीटर हुआ? 10 की पावर -3 होता है। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है ना, ये कोई फॉर्मूला तो तुम भी बना सकते हो। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ तुम इसको याद करो। अब देखो मान लो, तो ये इसको फिर हम सिंपलीफाई कर दिए हैं सीधा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 है, तो ये आ गया मास ऑफ हमारा अवेलेबल क्लोरीन। इसको डिवाइड किया और उसके बाद इसको ये सिंपलीफाई कर दिया। डन एवरीवन? एवरीबॉडी रिटन? ओके, तो अब देखो बेसिकली ये मोल ही है। कैन यू टेक अप इलस्ट्रेशन 28 ऑन पेज 5.15? राइट डाउन। डन। ओके, 16 है, मतलब ने कोई कुछ डेटा तो दिया ही नहीं है। अच्छा वो क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने, ओके फाइन।
सबका आ गया आंसर? फॉर्मूला से पुट करना है ना तुम्हें तो। एवरीबॉडी फॉर्मूला में तो सब पुट करना था सिर्फ, तो ये तो आसान है ना। ठीक है, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं किया तो कोई और टाइट्रेशन कर लेंगे श्रेया Cl2 के साथ। ठीक है, कोई और टाइट्रेशन कर देंगे, तो उसमें भी तुम्हें इक्विवेलेंस इक्वेट करना होगा। इंटेक्स एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 7। ये ट्राई करो, इंटेक्स एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 7, क्या आएगा आंसर? आंसर आया सबका? क्या है आंसर? 56। एक्चुअली देखो, मैक्सिमम क्या हो सकता है इसका, मोलर मास जरा देखो तो क्या है। ठीक है, और इससे Cl2 कितना निकल सकता है मैक्सिमम, सोचो। 71 ही निकल सकता है ना। तो ये 100% प्योर होगा तो 71% निकलेगा। तब ये देखो कितना है, 56 प्लस 71, और ये 71। तो मैक्सिमम क्या निकल सकता है, 71 अपॉन 56 प्लस 71 इंटू 100। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज यही हो सकता है ना एवरीबॉडी। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। मैक्सिमम परसेंटेज जो बात हो रही है अवेलेबल क्लोरीन की, वो तो यही हो सकता है। किसी को डाउट है तो बताओ। इज दैट क्लियर? जो मैक्सिमम परसेंटेज हो सकता है अवेलेबल क्लोरीन का, दैट इज दिस परसेंटेज। डन। ओके, तो देखो अभी अवेलेबल क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर वाली बात की। देखो हो सकता है कि तुम्हें कई बार ना I2 ना देकर कोई और रिएक्शन करवाए, तो मैं उस हिसाब से टाइट्रेशन करना हो। एक छोटा सा क्वेश्चन वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे और भी कर लेते हैं। अ सैंपल ऑफ H2O2, ठीक है, 1 लीटर प्रोड्यूसेस 10 लीटर O2 एट STP। तो कैलकुलेट, सारी चीजें निकालनी है। पहला वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, किसमें, इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, फिर आपको निकालनी है, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर नहीं होगा, स्ट्रेंथ ये निकालनी है ग्राम पर लीटर। ठीक है, देन मोलैरिटी, देन नॉर्मेलिटी। डन।
वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो सबका आ गया, वो क्या है एवरीबॉडी? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 10 लीटर, दिस इज 10 लीटर, समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज 10 लीटर, ठीक है, अब दिख रहा है ना? वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है एवरीबॉडी? 10 आया, वेरी गुड। और स्ट्रेंथ क्या आएगा? एवरीबॉडी वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो 10 आया, ये क्या आएगा? 68/22.4 इंटू वी, और अपना वी कितना है? 10, तो ये आ जाएगा ना। मोलैरिटी क्या आएगा? V अपॉन 11.2, यानी 10 अपॉन 11.2, और ये आएगा 10 अपॉन 5.6। आसान है नहीं है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये तो इजी था, ठीक है। तो तुम्हें लगता है खत्म हो गया क्या टॉपिक? एवरीडे हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, कुछ बचा है? ये लिख लिया तुमने? एवरीडे रिटन? ओके। श्रेयस सिंधिया, तुमने टॉपिक बोल लिया। एक टॉपिक होता है डबल टाइट्रेशन, आपके बुक में नहीं है वो। एक टॉपिक होता है डबल टाइट्रेशन, वो आपके बुक में है नहीं। क्या लिखना है ऊपर का स्क्रॉल करके? डन। अरे बुक में नहीं है अभी, नहीं है, मन नहीं किया, उसको नहीं दिया, इतना क्या टेंशन ले रहे हो, नहीं है तो दिल पे मतलब। रिटर्न रिटर्न लिख लिया मन। हाँ एडवांस का टॉपिक है, रिटर्न एवरीवन। आगे बढ़ जाए। देखो अब तक जैसे हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था बैक टाइट्रेशन, याद है? फिर से टाइट्रेशन होता था, बैक टाइट्रेशन, टाइट्रेशन एक बार किया फ्रंट, एक बार किया बैक, एक तो बैक टाइट्रेशन फिर से हुआ। बाकी जो नॉर्मल रेडॉक्स टाइट्रेशन हम पढ़ते रहे वो तो है ही, एसिड बेस टाइट्रेशन भी वैसे ही है। अब डबल टाइट्रेशन समझ में आ रहा है क्या है? डबल टाइट्रेशन ये है कि 2 बार टाइट्रेशन होगा, ठीक है। इसमें 2 इंडिकेटर्स यूज होते हैं। एक ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसका एन फैक्टर 2 है, ये समझ में आ रहा है? Na2CO3 टाइप का सॉल्ट जिसका एन फैक्टर क्या है? 2 है। अब एन फैक्टर Na2CO3 का 2 है, तो इसका जब तुम रिएक्शन करवाओगे, अच्छा ये सॉल्ट कैसा होगा? ये एसिडिक सॉल्ट होगा या बेसिक सॉल्ट होगा बताओ? एवरीबॉडी इट विल बी अ बेसिक सॉल्ट। ये सबको चमक रहा है बेसिक सॉल्ट क्यों बोल दिया मैंने? Why is it basic salt? It is basic salt because ये है NaOH strong base और H2CO3 strong acid, ये बेसिक सॉल्ट है। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये तो पहले बेसिक सॉल्ट है और इसका एन फैक्टर क्या है? अरे जवाब तो दो, एन फैक्टर क्या है इसका? 2 है। तो अब जैसे इसका तुम रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? HCl के साथ। तो सबसे पहले ये बनाएगा NaHCO3 प्लस NaCl। फिर जब तुम NaHCO3 का रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, तो ये मिलेगा H2CO3 प्लस NaCl। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये जो पहली वाली रिएक्शन हुई, इसको अपन बोलते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन। हाफ न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 Na+ में से एक चला गया, और ये इसको क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? इसको बोलेंगे फुल न्यूट्रलाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट।
दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट और दूसरा होता है सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। अरे दो इक्विवेलेंट्स थे, उसमें से एक खत्म हो गए तो आधा न्यूट्रलाइज हुआ ना, तो इसलिए आधा न्यूट्रलाइज के लिए हाफ न्यूट्रलाइजेशन। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे भी इसके एक, इसका दो में से एक तो खत्म हो ही रहा है, तो ये एक इक्विवेलेंट पॉइंट बता सकते हैं। इसमें पूरा खत्म हो गया तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? Everybody please respond in the chat box. Is that clear? फुल न्यूट्रलाइजेशन कैसे? पूरा का पूरा, अब देखो पूरा का पूरा Na2CO3 H2CO3 हो गया ना, तो अब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या? अरे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो अब ये पूरा का पूरा बेसिक सॉल्ट अब एसिडिक हो गया, तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ ना। अब फिर फर्दर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या? फर्दर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखो एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। और जो न्यूट्रल रहता है जैसे NaCl टाइप पानी, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये बात तो क्लियर है ना? तो पूरा का पूरा बेसिक कैरेक्टर खत्म हो गया। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो दो बार टाइट्रेशन समझ में आया। डबल टाइट्रेशन का मतलब दो स्टेज में चल रहा है, दिस इज टू स्टेप टाइट्रेशन, या फिर ऐसा बोल सकते हो टू स्टेज टाइट्रेशन। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है और ये तुम्हारा सेकेंड स्टेज है। इक्विवेलेंस पॉइंट, आयुष इक्विवेलेंस, अच्छा बताओ इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जहां पे तुम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट करते हो, यही ना? तो दो बार हम टाइट्रेशन देख रहे हैं टू स्टेज में, तो दो बार इक्विवेलेंस हम इक्वेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे इस रिएक्शन में Na2CO3 की n फैक्टर 1 है क्योंकि एक रिएक्ट हो रहा है, और इस रिएक्शन में भी n फैक्टर 1 है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यदि तुम इस स्टेज पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो N1V1 N2V2। इसमें बेसिक सॉल्ट ही क्यों लेते हैं? देखो एसिडिक भी ले सकते हैं, जो कॉमन एग्जांपल अवेलेबल है दैट इज बेसिक। एसिडिक भी तुम ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अमोनियम सल्फेट ले लो, ठीक है, अमोनियम सल्फेट ले सकते हो तुम, ये एसिडिक होगा, फिर उसमें तुम NaOH डाल देना, तो इसमें भी दो स्टेज आ जाएगा, ये भी डबल टाइट्रेशन है। जो कॉमन एग्जांपल है वो Na2CO3 वाला ही है, ठीक है, इसलिए यही यूज करते हैं। बट दो स्टेज में होना चाहिए, बेसिकली डबल टाइट्रेशन का मतलब यही है। देखो अब ये बात समझ में आया कि डबल क्यों बोलते हैं? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये तो बता दो दो टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं, दो स्टेज क्या होता है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, फुल न्यूट्रलाइजेशन क्या है, दो स्टेज क्यों बोलते हैं, ये सारी बातें क्लियर हुई है नहीं? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके, रिटन। ओके, अच्छा मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का सॉल्ट है, तो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का सॉल्ट है K3PO4। तो देखो ये किससे बना हुआ है? ये बना है KOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और H3PO4 जो कि रिलेटिवली वीक एसिड है, तो ये भी तो बेसिक होगा। कोई दिक्कत है इसमें? एवरीबॉडी कोई दिक्कत है? तो अब देखो क्या है, इसको तुम यदि रिएक्ट करवाते हो HCl के साथ, तो ये क्या करेगा? पहले तो K2HPO4 बनेगा प्लस KCl निकलेगा। यहाँ पे n फैक्टर इसका एक यूज हुआ है, देखो यहाँ पर इसका n फैक्टर 3 है, ठीक है। फिर K2HPO4 को फिर से HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो तो KH2PO4 बनेगा, यहाँ पे भी एक n फैक्टर यूज हुआ है। फिर KH2PO4 को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? H3PO4 प्लस KCl। तो यहाँ पर पूरा का पूरा बेस खत्म होके एसिड में हो गया। तो ये तो ट्रिपल हो गया ना, तो तीन स्टेज ट्रांजिशन, 3 स्टेज हो गया टाइट्रेशन। कोई आइडिया लग रहा है कि हम ट्रिपल टाइट्रेशन नहीं पढ़ते? तुमको कोई बुक में मिलेगा नहीं
कोई भी बुक उठा लो, तुमको ट्रिपल टाइट्रेशन की बात तो कोई करता ही नहीं, हर बार हर जगह ज्यादा से ज्यादा डबल की बात करता है। कुछ समझ में आ रहा है ट्रिपल को क्यों इतना अवॉइड कर रहे हैं, ट्रिपल के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहा है, ट्रिपल क्यों नहीं पढ़ता है? कुछ आइडिया लग रहा है? ट्रिपल भी तो हो सकता है, देखो 3 स्टेज में हुआ ये। कुछ आइडिया ट्रिपल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सरायु, वेरी गुड, 3 इंडिकेटर्स लगेंगे, इतना टेंशन कौन लेता है? सरायु, और आंसर इज परफेक्ट। 3 इंडिकेटर लगेंगे, खर्चा कितना होता है सोचो तो। मल्टीपल स्टेज का टाइट्रेशन दिखाना है, तुम 3 इंडिकेटर यूज करोगे, 3 इंडिकेटर मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होगी, अलग अलग कलर दिखाएंगे, वो मैनेज कैसे करोगे? कलर ट्रांजिशन दिखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इंडिकेटर ज्यादा लगेंगे, उनका कंट्रोल मुश्किल होगा, तो रेगुलेट करना बड़ा दिक्कत होगा, रिजल्ट बताना बहुत दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? डबल टाइट्रेशन में 2 इंडिकेटर लगते हैं और ट्रिपल टाइट्रेशन में 3 लगेंगे, तुम 10 टाइट्रेशन लगाओगे करोगे और 10 अलग अलग इंडिकेटर यूज करोगे, कलर मिक्स होता आएगा, तो बड़ा दिक्कत होगा ना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसलिए डबल टाइट्रेशन ही करते हैं, 2 इंडिकेटर यूज करते हैं। 2 बार इंडिकेटर यूज करना आसान है, 3 में तो कलर मिक्सिंग बहुत ज्यादा टेंशन होगा, इसलिए डबल टाइट्रेशन इज प्रिफर्ड। देखो यहाँ पर डबल टाइट्रेशन मेक्स यूज ऑफ 2 इंडिकेटर्स, 2 इंडिकेटर यूज होंगे एंड गिव्स 2 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट देता है, राइट? ये बात सबको चमकनी चाहिए बिकॉज आसान है, तो एंड पॉइंट डिटेक्शन आसान है रिलेटिवली, एंड पॉइंट डिटेक्शन इज इजी। मल्टीपल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 10 बार करोगे अलग अलग टाइट्रेशन में कलर वेरिएशन होते जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कलर कौन सा है। तो ऊपर जो लैब में तुम जाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा ब्यूरेट प्यूरेट प्रॉपर साफ सुथरा नहीं होता है, पुराना हो जाता है तो उसमें कलर आ जाता है येलो टाइप का, देखा है क्या किसी ने? तो कलर दिखेगा नहीं फिर। तो टाइट्रेशन मतलब उसी तरह का करेंगे ना जिसमें हमसे हम रिजल्ट देख सकें, ऑब्जर्वेशन कर सकें। रिटन एवरीवन? ओके, तो अब आ जाते हैं वापस डबल टाइट्रेशन पे, हम लोग को तो डबल ही पढ़ना है, राइट? ठीक है, हम लोग को तो डबल ही पढ़ना है, वी जस्ट नीड टू स्टडी डबल टाइट्रेशन। तो अपन आ जाते हैं वापस डबल टाइट्रेशन के ऊपर, राइट? तो देखो कहानी मिला जुला के इंडिकेटर पे फंस रही है, कितना इंडिकेटर आप यूज करके प्रॉपर रिजल्ट दिखा सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात घुमा फिरा के तो इंडिकेटर इंडिकेटर पे आ जा रहा है ना, कितना इंडिकेटर आप यूज करके एंड पॉइंट देख सकते हैं। तो अब देखो रिएक्शन इज पीएच डिपेंडेंट, इट हैज अ पीएच डिपेंडेंट रिएक्शन, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? पीएच डिपेंडेंट है ना रिएक्शन, इनिशियली बेसिक होगा, ये समझने की कोशिश करो, इनिशियली सॉल्यूशन क्या है, इनिशियली बेसिक है, तुम एसिड डाल रहे हो उसके ऊपर HCl डाल रहे हो और फाइनली तुम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हो H2CO3 में, तो फाइनली क्या होगा, फर्स्ट एंड पॉइंट पे क्या बनेगा बताओ, फर्स्ट एंड पॉइंट पे NaH2NaHCO3 मिलेगा जो कि 7-8 के आसपास पीएच होगा, और फाइनली क्या होगा बताओ, फाइनली तुम्हें मिल जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन, सेकेंड एंड पॉइंट पे या फिर फाइनल एंड पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा, H2CO3। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो इसका जो H2CO3 का पीएच होता है ये 4-5 के आसपास होता है और ये 8-9 के 7 से 9 के बीच में होता है पीएच। तो तुम्हें नहीं लगता है पीएच डिपेंडेंट इंडिकेटर्स कुछ ऐसे चाहिए जो कि इन रेंज में कलर चेंज को दिखा दे? अरे जिस रेंज पे ये बन रहा है उस रेंज पे कलर चेंज दिखा दे, उस रेंज पे पीएच मतलब इंडिकेटर जो है अपना एक्शन दिखाए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, टू वी नीड 2 पीएच
sensitive indicators, pH sensitive indicators with distinct color transitions. ये समझ में आ रहा है? अरे हम हर बार HCl के साथ नहीं करेंगे, इस बार HCl के साथ कर रहे हैं, यही बोल रहा हूँ ना, सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन। जैसे तुम वेरिएबल मैथ्स में कोई भी ले सकते हो, तो अपन एक्स ही चूज करते हैं, कोई रीजन थोड़ी है, एक्सेप्टेड कन्वेंशन है। एक्सेप्टेड कन्वेंशन होता है ना कुछ, जैसे कि राइट हैंड से भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हो। कोई रीजन नहीं है कि राइट हैंड ज्यादा पावरफुल होता है लेफ्ट हैंड से, बट पीपल प्रेफर टू राइट विथ अ राइट हैंड। व्हाट इज द रीजन? इट इज, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि एक्सेप्टेड कन्वेंशन होते हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये कॉमन रिएक्शन है, तुम और भी कर सकते हो। लिख लिया है सबने? ओके, राइट डाउन। नहीं, इसमें फिनोक्सिलिन और ये यूज करते हैं श्रेयस, मिथाइल ऑरेंज। फिनोक्सिलिन यूज करते हैं और मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। डन एवरीवन? Sonali, want to go back? Okay, write down then. Written, Sonali? थोड़ा नीचे। ओके। अब आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, कैन वी मूव अहेड नाउ? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमें दो इंडिकेटर लगेंगे, ठीक है, दो अलग अलग एंड पॉइंट्स के लिए। फाइन, तो देखो मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन लगते हैं। फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो यूज होता है, फर्स्ट एंड पॉइंट पे, दैट इज फिनोक्सिलिन। इसको लिखते हैं HPH। जो पहले एंड पॉइंट पे अपने को इंडिकेटर लगेगा ना, दैट इज फिनोक्सिलिन। अब देखो फिनोक्सिलिन का, अब देखो ये एसिडिक है इंडिकेटर, ठीक है, तो आयनाइज हो जाता है बेसिक मीडियम में, तो इनिशियली। और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, सेकेंड एंड पॉइंट पे लगेगा, ये कलरलेस होता है, और ये क्या होगा? पिंक। ठीक है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? कलरलेस और पिंक। सेकेंड एंड पॉइंट पे जो यूज करेंगे वो होता है, और ये pH 7 से 9 के बीच में ही आयनाइज होता है, ठीक है। और सेकेंड एंड पॉइंट पे मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? येलो। और ये क्या होता है? रेड। तो जब ये आयनाइज हो जाएगा,
जब आयनाइजेशन स्टार्ट होगा, लेट्स से व्हेन आयनाइजेशन स्टार्ट्स, द कलर ऑब्जर्व्ड, कलर क्या मिलेगा एवरीबॉडी, कलर क्या मिलेगा, येलो प्लस रेड क्या होता है, ऑरेंज होता है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो इनिशियली देखो क्या है, इनिशियली तुम सोल्यूशन में Na2CO3 डाले हुए रहोगे, तो इनिशियली इसका सोल्यूशन का कलर क्या होगा, ऐसा कैसे करते हैं बता रहा हूँ। आयनाइजेशन स्टार्ट्स मतलब आयनाइजेशन चालू हो गया, आयनाइजेशन एक पीएच पे स्टार्ट होता है, समझ में आ रहा है, ये बेसिक है तो एसिडिक मीडियम में आयनाइज होना चालू होगा। श्रेयस, इज दैट क्लियर? यदि ये बेसिक है तो एसिडिक मीडियम में आयनाइज होना चालू होगा, बेसिक मीडियम में चुपचाप बैठा रहेगा, एसिडिक मीडियम में आयनाइज होगा, और ये एसिडिक है तो बेसिक मीडियम में आयनाइज होगा, एसिडिक मीडियम में चुपचाप बैठा रहेगा। समझ में आ रहा है, एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता ना, बेस के साथ करता है, ये रीजन। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, गूगल पे ना या फिर यूट्यूब पे जाना और टाइप कर लेना डबल टाइट्रेशन, तुम्हें कैसे करते हैं वो इमेज मिल जाएगा, तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि ऐसे में क्या है, शब्दों में समझा रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो डबल टाइट्रेशन का वीडियो, गूगल यूट्यूब पे जाना, लिखना डबल टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 एंड HCl, ये सबसे कॉमन है, तुमको आसानी से मिलेगा, ठीक है, तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे, 4 से 6 के आसपास वो आयनाइज होता है, 4 से 6, 3 से 5, ये इसका 3 से 6 वाला पीएच रेंज है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, I'll tell you। सबसे पहले जैसे तुम इसमें Na2CO3 प्लस HPS यानी फिनोप्थलीन डाल दोगे, तो सोल्यूशन का कलर क्या होगा बताओ एवरीबॉडी, सोल्यूशन का कलर क्या होगा एवरीबॉडी, इनिशियली सोल्यूशन का कलर क्या होगा, पहले एंड पॉइंट के स्टार्टिंग में जब तुमने HPS डाला, फिनोप्थलीन और Na2CO3, तो सोल्यूशन का कलर क्या होगा, पिंक होगा, राइट, पिंक होगा। अब ऊपर से तुम HCl डालोगे, तो उसके बाद सोल्यूशन को चलाते रहोगे, राइट, यू विल कीप ऑन रिवॉल्विंग दिस सोल्यूशन, इसको घुमाते रहोगे इस तरह से, तो अब पिंक कलर जैसे ही गया, अब समझ में आया, अब जैसे ही पिंक कलर जा करके कलरलेस आने लगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें, इसका मतलब ये है कि अब सोल्यूशन बेसिक नहीं रहा, अब सोल्यूशन न्यूट्रल की तरफ जाने लगा है, NaCO3 बन गया, तो जैसे ही तुम्हें बेबी पिंक टाइप मिलने लगे, कंप्लीटली कलरलेस हो गया तो पूरा का पूरा कवर हो गया, तो जैसे ही बेबी पिंक आने लगे, राइट, या फिर बोल सकते हो जिस पॉइंट पे पूरा कलरलेस सोल्यूशन हो जाए पहली बार, तो वो तुम्हारा फर्स्ट एंड पॉइंट है। समझ में आया, क्योंकि अब सोल्यूशन में NaHCO3 बन गया है, तो इस पॉइंट पे तुम क्या करोगे, M1V1 into n factor 1 is equal to M2V2 into n factor 2, जो कि ऑब्वियसली 1 है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद होगा कलरलेस सोल्यूशन, इज दैट इज फाइन, पहले एंड पॉइंट के बाद कलरलेस होगा सोल्यूशन, ठीक है। तो तुम्हें उस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करना है, जैसे बेबी पिंक होने लगा यानी कलर जाना चालू हो गया, राइट, तो जैसे ही कलरलेस पहली बार होगा उस पॉइंट पे वॉल्यूम मेजर करना है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, तो अब देखो, अब क्या करोगे, मान लो तुम्हारा सोल्यूशन कलरलेस हो गया, तो अभी यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट, पहले एंड पॉइंट के बाद कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन, ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा एवरीबॉडी, पहले एंड पॉइंट के बाद सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। देखो मैं समझा रहा हूँ, इनिशियली Na2CO3 था, राइट, Na2CO3 जो कि होता है बेसिक, इसमें किसी को डाउट है एवरीबॉडी, इनिशियली Na2CO3 था जो कि क्या होता है, बेसिक होता है, तो तुम इसमें फिनोप्थलीन डालोगे तो आयनाइज हो जाएगा बेसिक मीडियम में और कलर रहेगा पिंक, यानी इनिशियली जो तुम्हारा कलर है, इनिशियल कलर क्या होगा, वो इनिशियल कलर होगा पिंक। अब उसमें तुम जैसे जैसे HCl डालोगे ये कन्वर्ट होता जाएगा NaHCO3 में, तो उस पॉइंट पे जब ये पूरा कन्वर्ट हो गया NaHCO3 में, तो ये कलर दे देगा कलरलेस, तो जिस पॉइंट पे कलरलेस है उस पॉइंट पे आप ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है? देखो इसमें देखो, तुम्हें बेस्ट यदि समझना है ना, तो बेस्ट तरीका तो ये होता है कि तुम कर लो प्रैक्टिकल, तो अभी स्कूल वगैरह तुम्हारे खुले हैं नहीं, तुम प्रैक्टिकल कहाँ से करो, ठीक है।
तो इसका दूसरा तरीका क्या है, यूट्यूब पे देखना, गूगल का टाइप करना डबल टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 एंड HCl, तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाए अब। तो अब देखो क्या है, अब सोल्यूशन अपना हो गया कलरलेस। ऊपर वाला लिख लिया था क्या सबने? सबने लिखा था या नहीं लिखा था? ठीक है, तो अब देखो पहला एंड पॉइंट के बाद अपना सोल्यूशन हो गया कलरलेस, ठीक है, पहले एंड पॉइंट के बाद अपना सोल्यूशन हो गया कलरलेस। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब सोल्यूशन में क्या है अपने पास, अब सोल्यूशन में क्या है एवरीबॉडी बताओ, सोल्यूशन में अब Na2CO3 है क्या, अब सोल्यूशन में NaHCO3 है, ये समझ में आ रहा है? सोल्यूशन में अब Na2CO3 नहीं है, अब सोल्यूशन में NaHCO3 है, राइट, क्योंकि Na2CO3 कन्वर्ट हो गया NaHCO3। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐड कर देते हैं मिथाइल ऑरेंज, अब हम ऐड कर देते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा, ये तो आयनाइज होता है एसिडिक मीडियम में ना, तो इसका कलर क्या है, येलो। अब तुम इसमें मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो ये तुम्हारा सोल्यूशन किस तरह का दिखेगा, बताओ एवरीबॉडी, अब तुम्हारा सोल्यूशन कैसा दिखेगा, अब तुम्हारा सोल्यूशन बन जाएगा येलो, इसका कलर होगा येलो। एक्चुअली ब्लैक स्क्रीन है तो मैं येलो कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन है ना, इसलिए येलो नहीं हो पा रहा, बट समझ में तो आ ही गया होगा ना तुम्हें, येलो होगा, ये कलर हो जाएगा येलो, मतलब ये तुम्हें येलो कलर का दिखेगा, ठीक है, जैसे पिछले केस में पिंक कलर का दिख रहा था, पिंक से तुम्हें कलरलेस देखना था, ये तुम्हें येलो कलर का दिखेगा। अब क्या हुआ, जैसे ही, अब तो बेसिकली तुम ऊपर से HCl डाल रहे हो, राइट, ऊपर से HCl डाल रहे हो, तो HCl डालोगे तो बेसिकली होगा ये कि Na2CO3 प्लस NaCl बनेगा, और सॉरी Na2CO3 बोल रहा हूँ, H2CO3 प्लस NaCl। तो अब जैसे ही NaHCO3 कम, अब देखो अब जैसे ही तुम्हारा H2CO3 बनेगा, ये बनने लगेगा, और इसका कलर क्या होता है, रेड। तो सोल्यूशन में येलो और रेड दोनों आ गए, ये भी कुछ पार्ट होगा और ये भी कुछ पार्ट होगा, राइट। तो जैसे ही तुम्हें ऑरेंज दिख गया, कंप्लीटली रेड नहीं करना, समझ में आ रहा है, ये आयनाइज होने लगा, मतलब समझ रहे हो, इफ इट स्टार्ट्स आयनाइजिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सोल्यूशन में H2CO3 बन गया है, और तुम और भी HCl डालोगे तो सोल्यूशन तो कंप्लीटली एसिडिक हो जाएगा ना। तो जिस पॉइंट पे पहली बार ऑरेंज दिखेगा ना, उस पॉइंट पे आपको क्या कर लेना है, उस पॉइंट पे जैसे ही तुम्हें ऑरेंज दिख गया, M1V1 इज इक्वल टू N2V2 कर देना है, n फैक्टर दोनों केस में 1 है, ठीक है एवरीबॉडी, कोई डाउट है? तो दो इंडिकेटर आ गए, दो एंड पॉइंट आया, उससे आपको पता चल जाएगा डबल टाइट्रेशन। देखो इसमें थोड़ा, ये तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ यूट्यूब पे टाइप करो डबल टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 एंड HCl, वीडियो से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे ही समझाया है तुम्हें, वीडियो एक बार देख लेना, यूट्यूब पे टाइप करना डबल टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 एंड HCl, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, बट वो वीडियो देख के आना जरूर, ठीक है एवरीबॉडी, वो वीडियो देख के आना जरूर। ये लिख लिया सबने एवरीबॉडी, ये लिख लिया, रिटन एवरीवन? अच्छा तुम्हारा होमवर्क ये लिख लिया सबने एवरीबॉडी, ये सबने लिख लिया? ठीक है, अभी होमवर्क क्या है, होमवर्क की बात कर लेते हैं हम। होमवर्क है तुम्हारा, सी वीडियो ऑफ डबल टाइट्रेशन, ये होमवर्क है ऑन यूट्यूब, ये होमवर्क है पहला, ठीक है। दूसरा है इंटेक्स एक्सरसाइज 4, इंटेक्स एक्सरसाइज 4 में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं,
इंटेक्स एक्सरसाइज 4 में जो बच्चे हुए क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1 मैंने क्या पूरी दे दी थी तुम्हें? एक्सरसाइज 1 पूरा डिस्कस हो गया ना? एवरीडे एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया ना डिस्कस? ओके, एक्सरसाइज 2 में कुछ बचा है क्या? एक्सरसाइज 2 में कहां तक कर दिया था? एक्सरसाइज 2 में 1 to 10 ही किया है। ठीक है, तो 11 to 20 दे देते हैं। ठीक है, मैं वीडियो भेज देता हूँ। एक्सरसाइज 2 11 to 20, ज्यादा नहीं, इतना है। नेक्स्ट क्लास में अच्छा देखो, तुम्हारे ये चैप्टर जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। डबल टाइट्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो 10-15 मिनट में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कशन जो है विल कीप इट समडे। ये डिस्कशन हम लोग किसी दिन रख देंगे, 2-3 दिन टाइम दे रहे हैं, तब तक तुम सॉल्व करोगे बुकलेट वगैरह। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद गैसियस स्टेट। डिस्कशन के लिए विल कीप समडे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है जो तुम पूछना चाहते हो? आज देखो हमने पढ़ा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, परसेंटेज ऑफ फ्री क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर और डबल टाइट्रेशन। ठीक है ना, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओके फाइन देन, goodbye, we'll meet in the next class.